नमस्कार। एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर राजनीति विज्ञान का लेकर आए हैं। 12th क्लास का है, जो कि हमारे चैनल पर पहली बार आने वाले लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आइए चलते हैं हम अपने अध्याय दूसरे पर, जिसका नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक होने वाले हैं, आज के टॉपिक हैं, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, उसके बाद सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम का पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड वर्ल्ड या दूसरी दुनिया के विषय में पढ़ेंगे, फिर हम सोवियत सिस्टम मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी कि सोवियत प्रणाली के गुण और अवगुण दोनों, इसके बाद हम मिखाइल गोर्बाचेव के विषय में जानेंगे और अंत में पढ़ेंगे हम सोवियत संघ का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सबसे पहले इसका छोटा सा इंट्रो। सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है, और ये जो वर्ल्ड वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दो खेमों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ दूरी शक्तियाँ थी तो वहीं दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है और फिर शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। ये जो शीत युद्ध था या कोल्ड वार था, ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच चलता है। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का जो नेता था वो अमेरिका था, वहीं कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद का जो नेता था या लीडर था वो रसिया था, या बोल सकते हैं सोवियत संघ था। शीत युद्ध के दौरान कई सारी घटनाएं घटती है, जिसमें से जो है बर्लिन सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या थी वो आती है बर्लिन दीवार का बनाया जाना। ये 1961 में बनती है और ये दीवार लगभग 150 मीटर लंबी थी, और बाद में इस दीवार को जो है 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया जाता है। बर्लिन दीवार खड़ी होने के बाद जो है बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया था। एक भाग जो है कैपिटलिज्म के भाग में गया था, जबकि दूसरा कम्युनिज्म के भाग में गया था। अब हम सोवियत सिस्टम प्रणाली के विषय में जानते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि 1917 में रूस की क्रांति होती है। रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति होती है, जिसमें वहाँ साम्यवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण होता है। 1917 की जो क्रांति होती है उसके द्वारा वहाँ पर जो राजा होता है जार निकोलस, उसका जो है पद, उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है या त्याग देना पड़ता है। दूसरी क्रांति दो भागों में होती है, एक मार्च 1917 में हुई थी जब जार को हटाया गया था, दूसरी अक्टूबर 1917 में हुई थी जब जार को हटाने के बाद जो अस्थायी सरकार बनी थी उसको हटाकर एक बोल्शेविक सरकार बनाई जाती है यानी कि कम्युनिस्ट सरकार बनाई जाती है। अब क्या होता है कि जब सोवियत समाजवादी सरकार की स्थापना जब हो जाती है, तो रसिया में या सोवियत संघ में पूंजीवाद को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होता, और उद्योगों पर से सरकार का नियंत्रण हो जाता है। उद्योगों पर किसी एक जो व्यक्ति की जो निजी संपत्ति थी उसको छीन लिया जाता है, और सोवियत रूस में या सोवियत संघ में एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाता है जो समानता पर आधारित था, जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता था। इसी को सोवियत प्रणाली कहा गया है। वैसे अगर हम इसका सारा निचोड़ देखें तो कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी वही जो है सोवियत सिस्टम है। अब आगे चलते हैं। छोटे से कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, जैसे कि रूस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं 1917 में या 1918 में या 1916 में या 1817 में। सबको पता है क्या ऑप्शन थे, लेकिन मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आपको कमेंट में बताने पड़ेंगे। बर्लिन दीवार कब गिराई गई थी, 1961 में गिराई गई थी या 1962 में या 1968 में या 1989 में, ये आपको कमेंट में आंसर डालने हैं। विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध
कब से कब तक चला था? ये भी आपको ऑप्शन में डालना है। इसके ये भी जो है आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि ये 1930 से 1935 तक चला था, या 1939 से 1945 तक चला था, या 1945 से 1960 तक चला था, या फिर 1939 से 1991 तक चला था। आपको इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में डालने हैं। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड, जिसे हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे सोवियत संघ के नियंत्रण में आ जाते हैं, जिन्हें क्या होता है, जो रसिया होता है या सोवियत संघ होता है, फांसीवादी शक्तियों से मुक्त कराता है। और फिर सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अनुकूल इनको जो है, इन यूरोपीय जो देश है इनको ढाला जाता है, और इन्हें ही समाजवादी खेमा या दूसरी दुनिया कहा गया है। यानी कि जो यूरोपीय देश थे, ये क्या होते हैं, बाद में समाजवादी विचारधारा को अपना लेते हैं, जिनको दूसरी दुनिया कहा गया है। अब ये जो विचारधारा अपनाने वाले देश थे, यानी कि दूसरी दुनिया में जो देश शामिल हुए थे वो कौन कौन से थे? वो थे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया और अल्बानिया। ये सभी देश थे जो दूसरी दुनिया या सेकेंड वर्ल्ड में गिने गए। सेकेंड वर्ल्ड बेसिकली उन्हीं देशों को कहा जाता है जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया था। अब इसके बाद आता है सोवियत सिस्टम मेरिट या सोवियत प्रणाली के गुण। जब भी आप इस विषय में सोचते हैं कि सोवियत प्रणाली की मेरिट्स क्या थी, तो आपको दो बातों को ध्यान में लेकर आना है। सबसे पहले कि उस सोवियत जो संघ था उसमें समाजवाद था, स्थापित था, यानी कि समाजवादी विचारधारा थी। और दूसरी बात ये लानी है कि वो एक डेवलप्ड संघ था या डेवलप्ड देशों का जो है संघ था। इसी बेस पर हम जो है इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे, इस बात का रिजल्ट निकालेंगे कि उसकी क्या क्या मेरिट्स थी सोवियत संघ की। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो सोवियत संघ था उसकी जो मेरिट्स थी, यानी कि उसका जो गुण था कि वहाँ पर समाजवाद स्थापित था। दूसरा हम देखते हैं कि जो सोवियत संघ था वहाँ पे कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को किसी प्रकार की जगह नहीं दी गई थी, और जो निजी संपत्ति थी उसे रखने की बिल्कुल ही मनाही की गई थी। और उत्पादन के जो समस्त संसाधन थे वो सरकार के हाथ में थे। सरकार उन संसाधनों का प्रयोग एक योजना के तहत किया करती थी, किस प्रकार से जो है संसाधनों का बंटवारा किया जाएगा और किस तरह से उनका प्रयोग किया जाएगा। अब सरकार का काम होता है कि जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको जीवन को सरल बनाया जाए, और सरल बनाने के लिए सरकार ने वहाँ पे जितनी भी जो बुनियादी वस्तु थी उनको रियायती दरों पर उपलब्ध कराया हुआ था। एक बात और थी कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं पनप सकती थी, और जो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनके लिए न्यूनतम जीवन स्तर निर्धारित किया गया था। यानी कि सभी व्यक्तियों को एक जीवन स्तर प्रदान कर रखा था कि एक लाइन से नीचे किसी व्यक्ति का जीवन को नहीं गुजर बसर करने दिया जाए। कहने मतलब यह है कि वहाँ जो लोग थे उनको गरीबी का एहसास जब तक समाजवाद था एहसास नहीं होने दिया गया था। अब डेवलपमेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि वहाँ पर बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं थी, यानी कि वहाँ के जो लोग थे उन सभी को रोज़गार मिला हुआ था। दूसरा देखो, जब कोई देश डेवलप्ड होता है तो वहाँ की अच्छी संचार प्रणाली होती है, तो इसी हिसाब से वहाँ पे एक अच्छी संचार प्रणाली थी। यानी कि जो डेवलप्ड देशों में क्या क्या होता है आप वो सोच लो और वो सब आप इसमें ईजिली ले सकते हो। तो एक तो हमने बता ही दिया बेरोज़गारी नहीं थी, दूसरा कि अच्छी संचार प्रणाली थी, तीसरा क्या इसके अलावा और कर सकता है कि इनके पास विशाल ऊर्जा के संसाधन मौजूद थे। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी उन्नत था। यानी कि इनके पास कोयले भी बहुत प्रचुर मात्रा में था,
इनके पास जो है तेल भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था, बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। अब आगे देखते हैं। अब कोई भी व्यवस्था हो, अगर उसके मेरिट्स होते हैं तो उसके डिमेरिट्स यानी कि अवगुण भी होते हैं। अब इसके अवगुण क्या क्या थे? अवगुण थे कि जो वहाँ रहने वाले लोग थे उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि नो राइट टू स्पीच, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। और एक अन्य जो अवगुण था वो ये भी था कि वहाँ लोकतंत्र नहीं था, यानी कि एक बार जिस सरकार की स्थापना हो गई, यानी कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई, तो इस सरकार को कभी भी हटाया नहीं गया। यानी कि 1991 तक 1991 तक इसी सरकार के यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चली थी 1991 तक। जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं थी। कह सकते हैं एक तरह से तानाशाही सरकार बन गई थी, धीरे धीरे कर गई। सभी संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो चुका था, यानी कि कोई भी संस्था सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती, ना ही सरकार के खिलाफ काम कर सकती थी। कोई निजी संपत्ति नहीं रह सकता था, जैसे कि यहाँ पे साम्यवादी सरकार थी, समाजवाद स्थापित था, तो किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं रह सकता था। भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा विद्यमान था। और जब व्यक्ति को जो यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति थे उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, तो वो लोग जो है अपने गुस्से को या अपनी असहमति को कई बार चुटकुलों और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। तो और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार भी बहुत था, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी थे वो काफ़ी भ्रष्ट हुआ करते थे। अब आगे चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के विषय में हम पढ़ेंगे। यह है आपके सामने मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि 1985 से 1991 तक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के जो है मिखाइल गोर्बाचेव महासचिव बनते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये जो है लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, वो इसके पक्ष में थे। वह पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के पक्ष में थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि पश्चिमी देश जो है काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के समय में पूर्वी यूरोप के कई देशों में सोवियत सरकार का विरोध किया जाता है, लेकिन गोर्बाचेव द्वारा उन पूर्वी यूरोप के देशों में किसी प्रकार का विरोध नहीं किया था, ना ही उन विरोधों को दबाया जाता है। जबकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यानी कि गोर्बाचेव से पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जब कभी भी पूर्वी यूरोप के देशों में या कहीं भी सोवियत सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती थी तो वो उनको बड़ी ही क्रूरता से दबाया करते थे, लेकिन गोर्बाचेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब गोर्बाचेव देखते हैं कि जो पश्चिमी देश थे वो सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे जा चुके हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में जब वो देखते हैं कि पश्चिमी देश काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो वो सोवियत संघ में भी जो है सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार करते हैं और उसका लेवल पश्चिमी देशों के साथ ले आने की पूरी कोशिश करते हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने ग्लासनोस्ट की एक सोवियत नीति चलाई थी। ग्लासनोस्ट ये एक जो है रूसी शब्द है, जिसका उद्देश्य था कि सोवियत रूस के सरकारी संस्थाओं और क्रियाकलापों में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। गोर्बाचेव की सुधार की नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया था। इसमें कई सारे नेता शामिल थे जिन्होंने जो है गोर्बाचेव की जो सुधार की नीतियाँ थी उनका विरोध किया था, जिसमें से बोरिस येल्त्सिन भी एक थे। बोरिस येल्त्सिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं। फिर रूस में आम चुनाव होता है और आम चुनाव में वो जीत जाते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में 1991 में दिसंबर के महीने में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस
सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ प्रतिबंध कर दिया था हमेशा के लिए। और अब ये पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लेते हैं और धीरे धीरे करके पूंजीवाद की तरफ बढ़ते चले आते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है कि गोर्बाचेव की सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया जाता है। फिर बोरिस येल्त्सिन आते हैं। बोरिस येल्त्सिन जो है चुनाव जीत जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्य सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस। और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे हमेशा के लिए क्या कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है। अब सोवियत संघ का विघटन के विषय में बात करते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। 25 दिसंबर 1991 डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 12 इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 12 स्वतंत्र राज्यों में टूट जाता है। अब ये बताया गया है कि सोवियत संघ टूटता क्यों है, यानी कि सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के रीज़न क्या थे। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले आता है गतिहीन अर्थव्यवस्था, यानी कि स्टेबल इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था गतिरोध होना एक्चुअली क्या होता है, 1991 के समय में या उस समय पहले लगातार सोवियत संघ में वस्तुओं की कमी हो जाती है, यानी कि सोवियत संघ में जो सरकार थी, साम्यवादी सरकार, इसके समय में जो है वस्तु की कमी हो जाती है, जिससे वस्तुओं की कीमत दिन ब दिन आसमान छूने लगती है और वहाँ की जनता परेशान हो जाती है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। दूसरा आता है कि हथियारों की दौड़ में शामिल होना। सोवियत संघ ने अपने जो अधिकतर संसाधन थे उनका अधिकतर प्रयोग हथियारों को बनाने में लगा दिया था, जिससे सोवियत संघ के नागरिकों को, जिससे क्या होता है कि सोवियत संघ के जो नागरिक थे वो परेशान हो गए थे कि देश एक तरफ लगातार गरीब होता जा रहा है और सरकार लगातार हथियारों का निर्माण करने में लगी हुई है। सरकार आम जनता की भलाई के लिए कोई काम या कोई कार्य नहीं कर रही है। अब नेक्स्ट आता है कि वहाँ के लोग जागरूक भी हो गए थे। अब सोवियत संघ के नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों की प्रगति का पता चल गया था कि जो पश्चिमी राष्ट्र है, जहाँ पर पूंजीवाद को अपनाया गया है, जहाँ पर कम्युनिस्ट कहते हैं कैपिटलिज्म है, वहाँ की जो सरकार है, यानी कि वहाँ के जो राष्ट्र है, उनकी लगातार प्रगति हो रही है। कम्युनिज्म यानी कि सोवियत संघ के मुकाबले अधिक प्रगति हो रही है, तो लोग जागरूक हो गए थे। जागरूक होने की वजह से भी लोगों ने जो है इसका विरोध किया। अब भ्रष्टाचार के विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सोवियत संघ में भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ी मात्रा में विद्यमान था, जिसकी वजह से जो है लोग इससे अलग होने, लोगों के मन में जो है साम्यवाद के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। अब दूसरा आता है कि स्पेशल राइट ऑफ पार्टी ऑफिसर, यानी कि पार्टी के जो अधिकारी थे उन्हें जनता के मुकाबले कई सारे अधिकार दिए गए थे, जिसकी वजह से जो है जनता परेशान हो गई थी और जनता के मन में हीन भावना पैदा हो गई थी साम्यवादी सरकार के खिलाफ। अब राष्ट्रवाद की भावना पैदा होना, जो सोवियत संघ के जो सदस्य संघ थे या सदस्य जो देश थे या राष्ट्र थे, उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है और वो अपने लिए एक अलग राष्ट्र करने की बात सोचने लगते हैं, क्योंकि वहाँ भी लगातार गरीबी छा रही है। अब उनमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है, तो वो जो है सोवियत संघ से अलग होने की बात सोचने लगते हैं। नेक्स्ट आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी से जनता का विश्वास उठाना। इसके बाद और भी बहुत कुछ है, जैसे कि संप्रभुता की भावना पैदा होना। जो संघ के जो सदस्य थे, देश थे, अब उनमें जो है संप्रभुता की भावना पैदा हो गई थी। अब वे नहीं चाहते थे कि उनकी तरफ से कोई और उनके लिए फैसले करे। अब ये फैसले आंतरिक और बाहरी दोनों ही थे। जो इसका सबसे तत्कालिक कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारण या सब बोल सकते हैं सबसे अहम कारण था इसके टूटने का, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र के लोगों में जो है असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। मध्य एशिया लोगों को सोवियत संघ में शामिल करने के कारण उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका साथ रहेगा तो मेरी गलतियाँ भी ज़रूर सुधरेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।